हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के क्लास 10th के संसाधन एवं विकास के बारे में। ज्योग्राफी का 10th का ये चैप्टर फर्स्ट है और हमारे आगे से लेक्चर है इसी तरह से चलते रहेंगे, तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम संसाधन और विकास चैप्टर के। सबसे पहले डिस्कस करते हैं संसाधन क्या होते हैं और विकास क्या होता है। संसाधन या रिसोर्स किसको कहेंगे? जितने भी वस्तुएं हैं या जो चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यानी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी संसाधन या वस्तुएं या जो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको हम संसाधन कहते हैं। जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये भी एक संसाधन है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक संसाधन है। और जितने भी आपके आसपास जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपकी नीड्स है उनको फुलफिल करती हैं, आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करती हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं? मेनली डिपेंड किस पे होते हैं? टेक्नोलॉजी पे होते हैं। यानी कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स कब बनती है? टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग है जब उसको क्या है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें मॉडिफाई करता है, तो वो क्या है? एक संसाधन है, वो बन जाती है। वरना क्या है वो भौतिक पर्यावरण प्रकृति के द्वारा बनी हुई क्या है कि वस्तु है। इस तरह से मानव क्या है, तीन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, भौतिक पर्यावरण से और जो चीज़ें वो जिनसे यूज कर रहे हैं उन संस्थाओं से क्या वो जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। जो डायग्राम आपके स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो संसाधन आप समझ गए होंगे क्या होती हैं। जितने भी वस्तुएं चीज़ें होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको क्या कहेंगे? हम संसाधन है वो कहते हैं। और संसाधन बेसिकली डिपेंड किस पे होते हैं? वो होते हैं टेक्नोलॉजी पे। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे समझेंगे कि संसाधन? जैसे कोयले का एग्जांपल लेते हैं। कोयला क्या है कि कोल है, वो एक संसाधन है, कोयला एक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कैसे? जैसे कोयले से क्या बनता है? कोयले से जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है? उससे बिजली बनती है। बिजली से क्या होते हैं? जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे आसपास है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा वो मिलती है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चाहे वो फैन चल रहा हो, चाहे जैसे मोबाइल में बैटरी है चल रही है, ये भी क्या है? उस कोल से, संसाधन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और मैं भी क्या है? मैं भी एक संसाधन हूँ, क्योंकि मैं आपकी जो पढ़ाई है उसकी नीड्स को क्या फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं भी एक संसाधन हूँ, आप भी एक रिसोर्स हो। ठीक है, तो यानी जो भी चीज़ें वस्तुएं होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो फैन हो, ठीक है, या चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या है? संसाधन है। आगे उसमें दिया हुआ है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के वर्गीकरण में स्टार्टिंग में जो चैप्टर संसाधन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, यानी उसका क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण है वो कई बेसिस पे, कई आधार पर क्या है किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो दिया गया है हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। और फिर भी अगर कुछ आपको समझने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या आप मैसेज डाल सकते हैं, आपके सोल्यूशन हमारे नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। तो फर्स्टली है उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के बेसिस पे। उत्पत्ति के आधार पे क्या संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो सांस लेते हैं, यानी जिनमें जीवन है वो पाया जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पेड़ पौधे हों, मछलियाँ हों, जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनको सबको क्या, कौन से संसाधन कहेंगे? जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जिनमें क्या है? जान हो, लिविंग थिंग्स हो, उनको जैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो है जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अजैव। वो संसाधन है जो क्या है हमें बाहर से मिलते हैं और जिनमें क्या है नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें जीवन है वो नहीं पाया जाता है। जैसे धातुएं होती हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, और जो चट्टानें होती हैं अलग अलग तरह की, वो क्या होते हैं? अजैव संसाधन होते हैं। वो भी हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे अजैव में कौन से हमारी नीड्स को, जैसे मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ। जैसे एजुकेशन आपका नीड है, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? जैव संसाधन हो गया। अजैव है जैसे
जैसे आपके घर पे जिस बेंच पे आप बैठे हो लकड़ी है, वो लकड़ी क्या है, एक अजैव संसाधन है। ठीक है, जैसे आप जिस मार्कर का यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक जो आप पेन यूज़ कर रहे हो जिस प्लास्टिक का या जो स्याही बनी हुई है, वो भी क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है, वो क्या है, एक अजैव संसाधन है। ठीक है, अब बात सेकंड जो पॉइंट है ये समझ में आ गया। वो आपका ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन है, सीधा पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या एक एक करके भी क्या 2 मार्क्स के हिसाब से भी क्या इसको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है समापत्ति के आधार पे। ठीक है, समापत्ति का मतलब होता है खत्म होने के आधार पे, कि वो खत्म किस तरह से होंगे, उसके बेसिस पे नवीनकरण योग्य संसाधन और अनवीनकरण योग्य संसाधन, नवीनकरण योग्य संसाधन और अनवीनकरण योग्य संसाधन। नवीनकरण फर्स्टली बात करते हैं, नवीनकरण योग्य संसाधन यानी वो संसाधन है जिनका क्या है, हमें दोबारा है प्रयोग कर सकते हैं। 2 चीजें होती हैं, आप कंफ्यूज मत होना, एक होता है पुनः चक्रीय और एक होता है उसको पुनः प्राप्ति। पुनः चक्रीय और पुनः प्राप्ति यानी एक तो होता है रिसाइकल, ठीक है, जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, और जिसको क्या है, एक होता है जिसका रीयूज कर सकते हैं, दोबारा क्या है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे जो नवीनकरणीय है यानी जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर का हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जो क्या है नवीनकरणीय योग्य संसाधन है। हवा है, सूरज की रोशनी है, ठीक है, जो या सौर ऊर्जा भी कह सकते हो आप, ये क्या है नवीनकरणीय, जो कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्या रेगुलर है, वो है, हमें अचीव होती रहती है, हमें प्राप्त वो होती रहती है। ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरा है अनवीनकरणीय, अनवीनकरण योग्य संसाधन यानी वो संसाधन जो क्या है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या वो खत्म हो जाते हैं, यानी हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो संसाधन है जमीन के अंदर दबे हुए हैं या जो हमें पता नहीं थे, उनको क्या हमने खोज निकाला है, खोजने के बाद हम उनका यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद क्या हम उनका जब दोबारा यूज नहीं कर पाते, वो कौन से संसाधन कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अनवीनकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसमें भी आता है, जैसे एग्जांपल है ईंधन है, पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोल डीजल है, गाड़ी में डाला, एक बार आपने गाड़ी चलाई और वो धुआं बन के क्या उड़ गया, हम उसका दोबारा यूज है वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है अनवीनकरणीय योग्य संसाधन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लोहा भी आता है, वैसे तो कोयला भी आता है, कोयला जलने के बाद वो राख बन जाता है, उसका यूज है वो नहीं होता है। ठीक है, लोहा भी आता है, पर लोहे का हम क्या पुनः यूज कर सकते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि लोहा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका हम दोबारा यूज कर नहीं सकते। मतलब एक बार रिसाइकिल कर दिया, जैसे हमारे पास लोहे की एक पाइप है, उसका हमने क्या किया, बाद में उससे कुछ अलग दूसरी चीज़ बना ली। ठीक है, लोहे के पाइप से क्या है दूसरी चीज़ बना ली, फिर क्या वो टूट गई, फिर उससे कुछ और बना लिया। इस तरह से क्या है एक टाइम ऐसा आएगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हम उसका दोबारा रीयूज है वो नहीं कर सकते। तो मतलब कि वो साइकिलिक है, पर वो खत्म जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते इतना समझ नहीं होंगे आप। नेक्स्ट है ओनरशिप के बेस पे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, उनका डिवाइडेशन है 4 टाइप्स में किया गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इन 4 को डिवाइड किया गया। पहला हम बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से कहलाएंगे, जो एक किसी पार्टिकुलर पर्सन या एक इंडिविजुअल पर्सन है उनका जो संसाधन होता है उनको कहेंगे। जैसे कि आपकी हो कोई प्रॉपर्टी है, घर का मकान है, आपकी ज़मीन है, ठीक है, या आपका कोई बाहर कोई प्लॉट है, ठीक है, या आपका कोई तालाब है, या आपका कुआं है, या ट्यूबवेल है, कुछ भी है, वो क्या है आपका एक पर्टिकुलर है, वो खुद का आपका यानी पर्सनल है। ठीक है, तो वो संसाधन क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन है वो कहलाएगा। दूसरा होता है सामुदायिक या जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी रिसोर्स किसको कहेंगे, यानी जो गांव में या शहर में वो संसाधन जिसके ऊपर एक व्यक्तिगत अधिकार ना होकर क्या होता है, एक जो आस पड़ोस का जो समाज होता है, समुदाय होता है, उसका अधिकार होता है उसके ऊपर, उसको क्या कहेंगे, स्वामित्व सामुदायिक संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि गांव का जो तालाब होता है, ठीक है, जोड़ होता है, उस पर क्या होता है पूरे समुदाय का अधिकार होता है। गांव की शमशान भूमि होगी, खेल का मैदान हो गया, जो चरागाह भूमि होगी, वो क्या है सभी के सभी सामुदायिक संसाधन में होता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर क्या होता है पूरे समाज का है उसके ऊपर अधिकार है वो होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन किनको कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति से लेकर के है, उस पर किसी गवर्नमेंट है, सरकार ने क्या किया कर लेती है, उसके ऊपर ऑक्यूपाइड कर लेती है, और वो क्या पब्लिक के लिए क्या खोल दिया जाता है। और जो एक कंट्री है, कंट्री के अंदर विद इन कंट्री एक जो देश है उसके अंदर की जितनी भी जो प्रॉपर्टी होती है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। जैसे कि कोई रोड निकल रहा है, नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो वो जमीन जिसके ऊपर निकल रहा है वो तो व्यक्ति की है, किसी व्यक्ति की है, तो सरकार ने क्या किया, उसको खरीद लिया, अपने पास ले लिया, ठीक है। तो वो रोड क्या बन गया, एक राष्ट्रीय संपत्ति बन गया, ठीक है। यानी एक जो नेशनल है रिसोर्स है वो बन गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे उसमें एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय संसाधन जो अपने जितने भी रेल मार्ग हैं वो भी है राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आते हैं, इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा जैसे किसी कंट्री है उसके 12 नॉटिकल समुद्री मील तक है वो राष्ट्रीय संसाधन है वो कहलाते हैं। मतलब कि जैसे लास्ट क्लास में शायद डिस्कस नहीं किया होगा हमने, जो मान लीजिए इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है उससे समुद्र के और 12 किलोमीटर अंदर की तरफ जाने, मतलब पानी की तरफ जाने पर वहाँ पर कुछ भी मिलता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। एग्जाम्पल है जैसे मुंबई हाई, सुना होगा आपने मुंबई हाई, या आगे अगर नहीं सुना है तो हम आगे जब चैप्टर में इसी में आगे आएंगे तो रिसोर्सेज के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें एक आता है कि पेट्रोलियम है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई है, वहाँ पाया जाता है। अब मुंबई हाई हो गया मतलब मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर क्या है, एक एरिया है, वहाँ पर क्या है बोरवेल करके, यानी पाइपलाइन के थ्रू है, ज़मीन से समुद्र के अंदर से क्या जो समुद्र की तली है वहाँ से क्या है पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भारत का अधिकार है। अब ये नहीं है कि अमेरिका आएगा और भारत के जो बॉर्डर है उसके पास है वहाँ पर आके खुदाई करेगा, अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन है वो भारत का कहाँ तक है, 12 नॉटिकल मील तक है, करीबन 21-22 किलोमीटर है, वहाँ तक भारत का क्या है अधिकार है, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो उस तक क्या जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यानी समुद्र की जो गहराई में जितने भी 12 नॉटिकल मील तक पाए जाते हैं उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जो भी होती है उसका अधिकार होता है, जैसे भारत का भी 12 किलोमीटर तक है। फिर नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किनको कहेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र 200 नॉटिकल मील के लगभग होता है। 200 नॉटिकल मील मतलब मानिए आप इसी को इस तरह से समझिए, जैसे ये भारत का साउथर्न पार्ट है, भारत का दक्षिणी भारत है, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ है तमिलनाडु है, ठीक है, ये तमिलनाडु है, और यहाँ से 200 नॉटिकल मील है इतनी दूर तक, यानी 200 मील तक अगर चलेंगे उसके बाद ये क्या आता है, फ्री सी आता है, मतलब खुला समुद्री क्षेत्र आता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आता है। यहाँ पर अगर कोई रिसोर्स पाया जाता है ना तो वो उसके ऊपर अधिकार है, वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री का हो सकता है, किसी कोई भी देश वहाँ के मिनरल्स है वहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर तेल पाया जाता है तो कोई भी देश है वहाँ पर तेल है वो निकाल सकता है। दूसरी बात अगर यहाँ पाया जाता है तो यहाँ नहीं निकाल सकता। और किसी राष्ट्रीय कौन सा होगा, जो 12 किलोमीटर मैंने बताया ना आपको, 12 नॉटिकल मील है, वहां तक क्या होता है राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब बात आती है कि यहाँ से कोई भी तेल निकाल सकता है, या मान लीजिए कोई भी रिसोर्स यहाँ पाया जाता है उसको कोई भी यूज कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, सॉरी, इसके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनकी जो आपस में कंट्रीज की, देशों की क्या होती है, संधि होती है, ट्रीटी होती है, उस बेसिस पे क्या करते हैं वो उनका है दोहन करते हैं, या उनको वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर संसाधन है वो 4 टाइप्स के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष संसाधन, ठीक है। इन 4 पार्ट्स में क्या है, विकास स्तर के आधार पर बांट सकते हैं। संभावी संसाधन कौन से होते हैं, संभावी यानी जिससे पता ही चल गया होगा आपको, जिसकी संभावना पॉसिबिलिटी हो,
एट ए टाइम है, उनका जो प्रेजेंस है वो नहीं पाया जाता है, पर उनकी संभावना होती है कि यहाँ पर कोई ना कोई रिसोर्स है वो आने वाले समय में है वो निकल सकता है या पाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि राजस्थान का थार मरुस्थल है या जो रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा है, यानी सूरज की जो रोशनी है उससे सौर ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं। और गुजरात भी है, गुजरात से भी क्या सौर ऊर्जा है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड तो है नहीं, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, संभावना है। पर एक्चुअल में वहाँ से निकाल नहीं रहे हैं। हमारी जितनी भी डिमांड होती है मोस्टली वो थर्मल पावर प्लांट से या जो डैम बने हुए हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी से होती है, ठीक है। इसके अलावा जो विंड एनर्जी है, मतलब आपने विंड के बड़े बड़े वो टरबाइन लगे हुए क्या है वो पंखे से देखे होंगे, वो क्या होते हैं, उनसे भी क्या है बिजली है या जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनसे क्या एनर्जी है वो बना सकते हैं। पर उसकी संभावना एक्चुअल में आज के टाइम में बहुत कम लगे हुए हैं, ठीक है। उसका यूज है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। तो उनकी वो संभावना है, यानी वो संसाधन है जिनकी आज हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, पर उनकी भविष्य में संभावना है कि हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किनको कहेंगे? विकसित संसाधन उनको कहेंगे जिनका तो सर्वेक्षण हो चुका है, यानी जिनके बारे में रिसर्च करके ये तो पता चल चुका है कि यहाँ इस एरिया में, जैसे कि ये कह सकते हैं कि झारखंड में है इतना कोयला है वो पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता का पता है, हमें उनका सर्वेक्षण कर लिया, पर एक्चुअल में हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। उसका रीजन क्या है? थोड़ा टेक्नोलॉजी का रीजन है, टेक्नोलॉजी का उसमें महत्व है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है उसका यूज कर सके, ठीक है। तीसरा है भंडार। भंडार का है, भंडार जो स्टोरेज है उसका मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पास रिसोर्स तो है, यानी हमें पता है जैसे हाइड्रोजन है, जो मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है यहाँ, ये तो पानी का है H2O, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हाइड्रोजन है उसमें फ्यूजन है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन है H2O है पानी, और उसको क्या है हाइड्रोजन को क्या है अलग करना, ठीक है। या ऐसे रिसोर्स है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज तक नहीं आई है कि हम ऐसे रिसोर्स का यूज कर सके, जैसे हाइड्रोजन का यूज कर सके, उसको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मतलब उसका भंडार तो है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है, पर उसका हमें ये नहीं है कि उस पानी से है हाइड्रोजन को अलग किया और उससे क्या है हमने जो हमारी एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा कर लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। इस तरह से नहीं हो पाया अभी तक, मतलब पूरे ब्रॉड लेवल पे नहीं हो पाया, एक्सपेरिमेंट लेवल पे तो होता है, ठीक है। फिर आता है संचित कोष। संचित कोष में ये भंडारण से ही जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, इससे इंटरलिंक है। संचित कोष किसको कहेंगे? जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, जैसे हमारे पास रिवर है, हमें पता है कि गंगा रिवर है हमारे पास, और जो सिंधु नदी है वो भी हमारी कंट्री में से पासेस होती है, ब्रह्मपुत्रा भी पासेस होती हैं, बहुत सारे रिवर्स हैं। पर हमने क्या किया, उसका लिमिटेड यूज किया, चाहे वाटर का हो चाहे एनर्जी का हो। हमने उसके ऊपर डैम है, बांध है, वो इतने विकसित नहीं किए हैं, इतने बड़े बांध नहीं बनाए हैं कि जिससे क्या है सभी की डिमांड पूरी हो सके, या हमारे पूरे कंट्री में हर जगह वो पानी की अवेलेबिलिटी है वो हो सके। क्योंकि आपने भी देखा होगा इतनी होने के बावजूद भी हमारे डैम भी है, ठीक है, पानी भी है बहुत ज़्यादा, और उसको कंट्रोल भी कर गया, फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ महीनों में ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता। या ऐसे भी जगह हैं इंडिया में, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसमें कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और कर्नाटका का कुछ पार्ट है। इन स्टेट्स में क्या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। या जो नॉर्थ इंडिया है उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, वहाँ पर क्या है पानी है उसकी कमी है वो हमेशा रहती है। और फिर हमारे यहाँ पर इतने रिसोर्सेज हैं, नदियाँ इतनी रिच है हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारे पास उसका संचित कोष तो है, मतलब है तो सही, पर टेक्नोलॉजी का कमी होने के कारण हम क्या उसका पूरा यूज़ है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया विकास स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये चार्ट है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे और उसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर देखें। नेक्स्ट हमें ये हो गया है संसाधनों का वर्गीकरण, और हमने बेसिक भी पढ़ लिया है।
फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब बात करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास या प्रयोग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, जो संसाधनों का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध है, या हम कह सकते हैं कि अनप्लान तरीके से, अनियोजित तरीके से, अनियंत्रित तरीके से इस तरह से यूज किया है कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं वो पैदा हो गई है। जैसे संसाधनों के उपयोग से हमने क्या किया, अंधाधुंध उसका यूज किया, तो उससे कौन सी समस्याएं वो पैदा हो गई है। जैसे पहला तो यही है कि संसाधनों का ह्रास हो गया है, मतलब ह्रास यानी कमी हो गई है उनका। क्या है, या तो वो खत्म होने की कगार पे या खत्म हो जाएंगे, या बहुत सारे हो चुके भी हैं, आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगे। और दूसरा हमने क्या किया, संसाधनों का जो बंटवारा है वो अच्छे तरीके से है वो नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा वर्ग है जिसको सभी संसाधनों पर कंट्रोल है, और एक दूसरा तबका ऐसा है जिसका संसाधन है वो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ज़मीन का ही बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, और देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं होता है, या उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती, घर भी नहीं होता खुद का। तो इसका मतलब है कि देश की कुल क्षेत्रफल के हिसाब से उनके पास ज़मीन कईयों के पास बहुत ज़्यादा, कईयों के पास कुछ कम है। इसके अलावा संसाधन में जो मान लीजिए कोयला है, पेट्रोलियम है, जहाँ भी पाया जाता है वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन, जो बड़े बड़े घराने हैं, उन्हीं के पास उन रिसोर्सेज की पहुँच हो पाती है। एक आम आदमी होता है या जो मिडिल क्लास होते हैं, मध्यम वर्ग है, उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। इस कारण क्या होता है, संसाधनों में मिसबैलेंस हो जाता है, अनियंत्रित हो जाते हैं संसाधनों का यूज। और क्या होता है, एक व्यक्ति तो उसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहा होता है, दूसरा उसका यूज भी नहीं कर रहा होता है। और ऐसा कंट्रीज में पाया जाता है कि ये कंट्री तो क्या होता है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज करता है, जैसे अमेरिका है। और दूसरी तरफ ऐसे भी देश है जिनके पास एनर्जी है वो बनी नहीं है, मतलब आज तक उन्होंने अपनी कंट्री में डैम भी नहीं बनाए हैं। तो उससे क्या समस्याएं हैं वो कंट्रीज में क्या है बहुत सारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा और क्या हुआ है कि संसाधनों को हमने बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया है, अनियोजित तरीके से, या बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हमने ये भी नहीं देखा कि नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। हमने पेड़ों की कटाई की है, और ज़मीन को इतना प्लेन कर करके क्या है साफ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ है, एक तो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट चेंज है वो हुआ है, जो भूमंडलीय तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ने लगी है। ठीक है, भूमि का कटाव है वो बढ़ गया है, चरागाह है, जो भूमियाँ जहाँ पर पहले वन होते थे वहाँ पर क्या चरागाहों में बदल दिया गया, लोग वहाँ पर अपने भेड़ बकरियाँ पशुओं को चराते हैं। तो भूमि का क्या निम्नीकरण हुआ है। एक जमीन जहाँ पर पहले क्या कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पर लोगों ने क्या इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो भी क्या खत्म हो गई है। वो ज़मीन या तो क्षारीय हो गई है या लवणीय हो गई, उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, और उसके पास टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कोयले का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी आ गई उसके घर तक या खेत तक। क्या है, समर्सिबल ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल लगा लिया उसने, और ज़मीन से क्या है वो पानी को निकाल रहा है और ज़मीन के ऊपर छोड़ रहा है, बार बार पानी का यूज़ कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन से भी पानी का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसने रिसोर्स निकाल लिया। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ना तो समर्सिबल ट्यूबवेल है ना कुछ और, वो क्या करता है, उसका भी तो नुकसान हो रहा है, उसने रिसोर्स का यूज़ नहीं किया। तो वो क्या करता है, उस ट्यूबवेल से, उस समर्सिबल से ज़मीन से पानी भी निकाला उसने, और वो पानी जब ज़मीन पे आया तो वो क्या लगातार क्या करता है, पेस्टिसाइड डालता है उसके अंदर, मतलब खाद डालता है, जो यूरिया होगी, DAP होगी, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करता है। उससे क्या होता है, उस खाद से उस ज़मीन की फर्टिलिटी है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ समय में क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में क्या उस ज़मीन को क्या करते हैं, अनफर्टाइल कर देता है। तो वो ज़मीन क्या होती है, प्रोडक्शन देना बंद कर देती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण, या भूमि क्या होती है, उससे क्या होती है, अनफर्टाइल है वो हो जाती है। तो अब बात आती है, ये इतने मनुष्य ने, मानव ने इन समस्याओं को पैदा कर दिया है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भी निकाला गया है, ये पॉइंट हो चुका है, सोल्यूशन भी निकाला गया, इसमें जो समस्याएं हैं वो पढ़े हमने, और संसाधनों का विकास है वो किस तरह से उसका बंटवारा हो गया। अब उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आया यहाँ। ठीक है, कि किस तरह से संसाधनों का हमें सोल्यूशन करना है कि ताकि वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सभी लोगों में बराबर यूज हो जाए, या हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हमारी जो डेफिनेशन लिखी हुई सतत पॉजिटिव विकास, इसका मीनिंग क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हमें रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना है कि हमें
संसाधनों का इस तरह से यूज करना है ताकि वो हमारे आज की यानी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन है वो बचा रह सके या वो सुरक्षित रहे। हमें इस तरह से संसाधनों का यूज करना है। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, आपने हर बार बहुत बार ऐड पढ़ी होगी कि पानी बचाइए, पानी को सेव कीजिए, ये खत्म हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पृथ्वी पे पानी है, एक टाइम ऐसा आएगा अगर मनुष्य इसी तरह जो पानी का मिसयूज करता रहा तो जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा अर्थ पे है सिर्फ 2% है वो ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी है वो पाया जाता है पीने का लायक, और वो भी क्या कहीं पर जमीन में दबा हुआ है, कहीं पर वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ, कहीं पर वो नदियों में बहकर समुद्र में चला जाता है। और मोस्टली जो पानी है वो क्या है, सलाइन है, खारा पानी है सारा जो समुद्र में पाया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें पानी को इस तरह से यूज़ करना आज के टाइम में, इसीलिए गवर्नमेंट है उस पर वर्क करती है कि हमें पानी का इस तरह से यूज़ करना है हमारी आज की नीड पूरी हो जाए और उसको हमें भविष्य के लिए भी बचाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ये तो पानी का, दूसरा पेट्रोल का भी है। ठीक है, पेट्रोल भी है हमें इस तरह से यूज़ करना है कि जैसे हमारी नीड है वो पूरी हो जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, पर्सनल व्हीकल का कम करना है। इस तरह से गवर्नमेंट है बहुत सारी, या इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करना है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी है उससे सस्ती पड़ती है, ठीक है, उससे ओजोन का जो शरण है वो भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ करना है ताकि हमें हमारी आज की नीड्स को भी क्या है वो पूरी हो जाए और भविष्य में बची रहे। जैसे आपको ये कहा जाता है कि आप घर से निकलें, गवर्नमेंट है खुद एडवर्टाइज करके लोगों को बताती है, और वैसे ये खुद को समझना चाहिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के अलावा, भारत नहीं मैं कहूँगा सबको ये समझना चाहिए कि सभी को जो जितने भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं नेचर ने और जिनका हम मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रयोग कर रहे हैं, उनका क्या हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अभी घर से बाहर निकले तो फैन वगैरह जितने भी लाइट्स हैं वो ऑफ कर दें, ठीक है, जितना हो सके वो बिजली का कम प्रयोग करें। ठीक है, तो ये चीज़ें वो इसलिए कही गई है ताकि क्या है वो आज की हमारी नीड्स हमारी भी पूरी हो जाए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमें ये नहीं कहे कि वो जानवर देखा है अपने और वो कहेंगे बच्चे नहीं, वो उनको फोटो में दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज जो आगे हम पढ़ेंगे खत्म होने की कगार पे हैं और आने वाले टाइम में वो मिलेंगे नहीं। तो हम जैसे जो हमारे आगे पीढ़ियाँ आएंगी तो हम उनको बताएंगे कि भी ऐसे ऐसे जानवर सिर्फ फोटो में दिखाएंगे, एक्चुअल में होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें इस तरह से संसाधनों का यूज़ करना है ताकि वो, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं उसका इफेक्ट है वो नेचर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पोषक के विकास क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना है ताकि वो हमारी वर्तमान की नीड्स है उसको फुलफिल करें और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी क्या है, उन जनरेशन के लिए उनको बचा के रखें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए वर्क कैसे किया गया है, मतलब कि संसाधन क्या होते हैं वो पता चल गए, संसाधनों में प्रॉब्लम क्या होती है वो पता चल गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता चला गया कैसे किया जाता है। अब करेंगे कौन उसको करने के लिए क्या किया गया, जून 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील का ये शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ठीक है, यानी एक सम्मेलन हुआ जिसमें 100 कंट्रीज है, उसके जो मेंबर्स होते हैं अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लान तैयार किया कि हमें पृथ्वी के जितने भी जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करना है, हमारे जो जलवायु है उसको बचाना है, जीव जंतु है उनको बचाना है, और जो जितने भी संसाधन है उनका क्या है मिसयूज नहीं करना, उनको क्या है एक प्लान तरीके से यूज करना है ताकि क्या है वो पृथ्वी से खत्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर एक मीटिंग की थी, एक सम्मेलन किया था ताकि क्या है उसके ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया। जून 1992 है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, उनके मेन एम क्या थे, मेन एम ये थे कि पर्यावरण का संरक्षण करना, प्राणी और वन्य जीवन है उसको बचाना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उसको कंट्रोल करना, जो ओजोन का ह्रास हो रहा है, ओजोन परत है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज है आती है जो पाई जाती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है जो सूरज से आने वाली जो हार्मफुल जो किरणें होती हैं उनको क्या करती है रोक देती है ताकि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो ना ओजोन तो वो क्या होगी, हमारी स्किन है वो जल जाएगी, या आप कह सकते हो कि तापमान है पृथ्वी का बढ़ जाएगा और कैंसर जैसी डिजीज या बीमारी है वो स्किन की हो सकती है। ठीक है, इस तरह से क्या उन्होंने ये प्रण दिया कि हमें संसाधनों का इस तरह से यूज करना है कि सस्टेन तरीके से यूज करना है। ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया था। ठीक है, तो एक बार देखिए आप,
तो प्लान बनाया था उन्होंने कि भविष्य में किस तरह से इसको सेव करना है और ताकि आगे आने वाली पीढ़ी है उसको क्या यूज कर सके। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, ठीक है, जिसको एक एग्रीमेंट पे साइन किया था उन्होंने सभी 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने मिलकर, और कहा था कि उन्होंने एक एजेंडा 21 में सेट किया था। एजेंडा 21 कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये 21 एक तरह से आप मानिए कि जो रूल्स रेगुलेशन है, मतलब 21 तरह के नियम हैं जो कंट्रीज को कह दिया गया कि आप इनको लागू करें, ठीक है। जिसमें एक संस्था भी थी जिसका नाम था UNCED, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये है वो बनाई गई, जिसका मेन था कि जो 21 जो नियम है वो हर एक कंट्री अप्लाई करे, जिसमें एनवायरनमेंट का आ गया, जो एनवायरनमेंट है हमारा जितना भी पाया जाता है, जीव जंतु है, प्राणी जात है, प्लांट्स है, जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए क्या, सबके लिए क्या है कि पर्टिकुलर है वो एक नियम है, नियमावली है वो बनाई जाए, जिसको एजेंडा 21 कहा गया, और उनको एप्लीकेबल किया जाए, जिससे क्या है जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो रहा है, जैसे हमने बात की थी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ठीक है, उनको क्या सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, और आज के लेक्चर में इतना ही है, और इतना आप याद रखिए। और आपके लिए वर्क ये है कि जो इस तरह से जो टेबल दी हुई है आप उसको अच्छे से ड्रॉ करके बनाइए, ठीक है। ये डेफिनेशन आप उसको राइट कीजिए, इसके मेन फीचर कीजिए, और इसमें 3 है संसाधनों के विकास की जो समस्याएं हैं वो 3 हैं, उनको भी राइट डाउन आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। मिलते हैं, लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बाद में, बाय, थैंक यू।